मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति फ्रॉम ज्योति केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक कौन सा है, देखिए, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये एटॉमिक रेडियस सुनते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आखिर ये होता कैसे है। ठीक है, तो बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं बेटा। तो एटम का शेप कैसा होता है, चलिए मैं बताती हूँ आपको एटम के बारे में। तो एटम हमारा क्या होता है, ये शेप है, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो इसका चार्ज क्या हो गया, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो हमारा पूरा जो न्यूक्लियस हो गया, उसका चार्ज क्या होता है, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो रिवॉल्व कर रहा है, चलिए ये इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। पहला सेल क्या होगा, 1 होगा। तो 1 में क्या होता है आपको तो पता ही है, 1s में 1 में सिर्फ s सब सेल होता है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया। चलिए एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पहला सेकंड सबसेल। अब सेकंड सबसेल में क्या होता है, 1 के बाद हम 2 में आते हैं, तो 2s होता है, 2p होता है। अब s में कितना, s में देखिए कितना हो जाएगा, 2, मैक्सिमम s में 2, और p में कितना, 6 मान के चलते हैं। चलिए कोई ऐसा हमने लिया है जिसका कि क्या है, 1s2 2s2 2p6, तो हम इसको क्या कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, चलिए एक और काम करते हैं कि हम थर्ड सेल भी ले लेते हैं, ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, थर्ड सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन अभी रखते हैं, 3s1 रखते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, एटॉमिक रेडियस होता क्या है। ध्यान दीजिए, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है और जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। समझ में आया। जो हमारा एटम है, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, एटॉमिक रेडियस। समझ में आया, नहीं आया, फिर से समझिए। तो अगर मान लीजिए हमने क्या कहा कि रेडियस ऐसे आप खुद ही सोचिए कि कोई भी अगर स्फेयर हो, कोई भी आपका स्फेयर की बात करें, तो मान लीजिए हमने बोला कि इसमें रेडियस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सेंटर से जो इसके जो लास्ट जहाँ भी इसका चारों ओर जो आपने गोल बना के रखा है, चलो उस पर कोई भी पॉइंट बना देते हैं हम। ठीक है, उसके पेरीमीटर की बात करें तो उसके में कहीं भी हम एक जगह पॉइंट बना देते हैं, तो वहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, आपकी रेडियस हो जाती है। सेम हमारे एटम की भी बात करते हैं, तो एटम का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, हमारा जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब बात आती है कि एटम का जो रेडियस होता है, एटम जो होता है वो खुद में बहुत छोटा होता है। ठीक है, लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है। अब इतने छोटे एटम पे हम उसके रेडियस को कैसे फाइंड करते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिए बेटा, एटम कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होता, हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला O2, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2। तो O2 कैसे बनता कैसे है, तो जो लास्ट का जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है और क्या करता है, मॉलिक्यूल बनाता है। तो उसके बीच जो बॉन्ड बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच अगर मान लीजिए हमने बोला कि ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, अब ये क्या किया, दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बनाया। तो चलिए बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के पास आया और उसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है। तो अब यहाँ से इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस अगर हमें निकल जाए तो क्या हम एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, तो इसका हम हाफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इतना दूर और ये इतना दूर दोनों क्या हो जाएगा, आपका इक्वल होगा। अब इतना इक्वल है तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा। तो हम निकालते इस तरह से, लेकिन एटॉमिक रेडियस कहते किसको है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो सिंपल बात है, एटॉमिक रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो हमारा एटॉमिक रेडियस कहलाता है। समझ में आ गया। तो अब बताइए, एटॉमिक रेडियस जब हम बात करते हैं कि जो हम
अगर एटॉमिक ये पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जब ग्रुप में हम जाते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो जो ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं। ग्रुप में हम क्या करते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो हम बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, इंक्रीज। व्हाई? अब सिंपल सी बात आती है, इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीजेज, बट व्हाई, क्यों इंक्रीज होती है? तो आप यही बात देखते जाइए बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि एट लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। यानी कि अगर हम मान लीजिए हमने बोला कि ये प्रोटॉन, एक इंसान है प्रोटॉन और एक इंसान है न्यूट्रॉन, और इसके बीच में क्या हो रहा है, टग ऑफ वार हो रहा है, मतलब एक दूसरे की रस्सी को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। लेकिन अगर दोनों का क्या है कि स्ट्रेंथ इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को नहीं खींच पाता है। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है। अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं सिंपल फॉर्म में, जैसे हमने मान लीजिए सोडियम बोला, तो सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 11 एटॉमिक नंबर में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन 11 है और प्रोटॉन भी क्या है, 11 है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, तो दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। तो दोनों एक दूसरे को अगर खींचना चाह रहा है तो ये इनवर्ड खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आउटवर्ड खींच रहा है। प्रोटॉन क्या हो रहा है, इसको इनवर्ड खींच रहा है, और क्या कर रहा है, सॉरी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ तो इक्वल है, तो एटम क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आप क्या हो जाएगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस जैसे बढ़ते जाएगा, तो इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा कि रिलेशन भी उतना ही थोड़ा कम होते जाएगा। इसका एक रीजन और है, वो होता है शिल्डिंग इफेक्ट होता है। शिल्डिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए बेटा। शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि जब आप सेल बनाते जाते हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको कवर करने के लिए क्या होता है, हमारे इससे पहले वाले सेल, अगर मान लीजिए इसके पास 2 है, इसके पास क्या है आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाहर में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए ये इसने क्या किया है कि शील्ड की तरह काम किया है, मतलब इसके और इसके बीच के रिलेशन को ये क्या कर रहा है, थोड़ा कम कर रहा है, क्यों, ये शील्ड की तरह। एक हमने क्या किया, मोटा सा पर्दा। एक छोटी सी बात बताती हूँ बेटा, स्टोरी बताती हूँ। आप देखिए, एक फैन लगा लीजिए, थोड़ी जैसे टेबल फैन आप थोड़ी दूर पे लगा लीजिए और यहाँ पे बैठिए, आपको बड़े अच्छे से हवा है, आपको लग रहा है बहुत अच्छे से हवा आ रही है। फिर आप क्या करिए, एक पतला सा पर्दा डाल दीजिए, तो भी आपको लगेगा कि आपको हवा आ रही है। लेकिन क्या है कि आप मोटा सा कर्टन डाल देंगे तो क्या आपको हवा आप तक आएगी, नहीं आएगी। क्या किया उसने, एक शील्ड बना दिया। दैट्स वही सेम यहाँ पे है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक शील्ड बना दिया है। तो शील्ड बना दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया कि जो लगाव है वो क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, छोड़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मतलब उतना खिंचाएगा नहीं, तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब तक क्या होगा, पुल नहीं होगा तो उसकी साइज क्या होगी, छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज हो जाता है, समझ गए बात को। लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें, कि अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो एटम का साइज क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। ध्यान दीजिए, क्यों रिड्यूस होता है, सेम वही बात कि देखिए, अगर हम थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे ही बहुत सारे बाहर, लेकिन 2-3 की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, जितने भी हमारे एटम है ये थर्ड ग्रुप में है, तो सबके पास कितने हैं, 3 सेल है, ठीक है, 3 सेल है। नंबर ऑफ सेल क्या है, 3 है सबके पास। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा
कि जैसे जैसे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जाएगा, प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ते जाएगा। अब आप मान लीजिए अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है थर्ड में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैग्नीशियम की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा कि 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे ही शिफ्ट करते जाते हैं। इसके पास 3s1, इसके पास क्या हो जाएगा 3p1, इसके पास हो जाएगा 3p2, और यहाँ पे 3s तो रहेगा ही रहेगा, 3p2 3p3 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब देखिए कि नंबर ऑफ सेल तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटॉन बढ़ेगा। तो अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन। ऐसे ही अगर एल्युमिनियम की बात करें तो क्या होगा, 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन। सो ऑन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि आपस में अगर नंबर बढ़ रहा है तो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, ज़्यादा पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो उससे क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। तो अगर ये आपके लिए एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज होते जाता है। समझ रहे बात को? तो क्यों डिक्रीज होते जाता है, सेम वही चीज करना है आपको कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा है, बस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, शिल्डिंग इफेक्ट तो आपकी उतनी ही है, क्योंकि सेल नहीं बढ़ रहा है तो आप समझ रहे हैं शिल्डिंग इफेक्ट तो उतनी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जब बढ़ते जाएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का भी उसका ज़्यादा हो जाएगा पावर। तो जब दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो दैट्स वाई कि ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं यानी कि हम पीरियड में जाते हैं तो क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ग्रुप में इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट में पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। ये तो बात हो गई किसकी, एटॉमिक रेडियस की। अब बात करते हैं हम लोग आयनिक रेडियस की कि आयनिक रेडियस क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी एटम फ्री फॉर्म में तो जनरली रहता नहीं, तो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है या तो आयन के फॉर्म में रहता है। तो जब आयन के फॉर्म में रहेगा तो उसका रेडियस भी क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियस कहलाएगा। चलिए तो फिर हम इसको पहले लिख लीजिए, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आयनिक रेडियस की तरफ। तो बात करते हैं बच्चों आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस क्या होगा, तो जैसे ही हमने बात की थी क्या, एटॉमिक रेडियस, एटम के रेडियस को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। उसी तरह आयन के रेडियस को, जब हमारा एलिमेंट आयन के फॉर्म में रहेगा तो उसके रेडियस को क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो फिर ये आयन का फॉर्मेशन होगा कैसे, तो आयन का फॉर्मेशन क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा। हर बात पे एक क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। तो समझिए ऐसे कि हर एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जो मेटल होंगे, जितने हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। वो किसके तरह, ऐसे एक स्टोरी से मैं आपको समझाती हूँ। क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक रिच आदमी, एक पुअर आदमी है, ठीक है, तो रिच आदमी क्या है, उसके पास बहुत सारे पैसे, पुअर आदमी क्या है, उसके पास पैसे नहीं है। तो रिच आदमी क्या करता है, पुअर आदमी को थोड़े पैसे दे देता है ताकि वो भी खुश रहे, और रिच आदमी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो दे भी दिया तो भी उसके पास उतने पैसे हैं कि वो खुश है। तो ऐसे ही क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट है, कुछ तो बहुत रिच है कि उनकी स्टेबिलिटी पहले से है, उसके बाद उनके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है कि वो चाहते हैं कि 1 2 इलेक्ट्रॉन को हम दे दें ताकि हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे। इसी तरह कुछ जो है बहुत पुअर है, जैसे हम ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 16 की बात करें, तो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, 6-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि जल्दी से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए और मैं क्या हूँ, स्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी ग्रुप, मान लीजिए कि हम अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में या ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ग्रुप 13 ये सारे क्या होते हैं, तो एलिमेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। तो बात करते हैं आयनिक रेडियस में, तो सबसे पहले हम आयन को देखते हैं। आयन क्या होता है, तो आयन दो तरह से होता है, केटायन और एनायन, ठीक है। ये एक हो गया केटायन, एक हो गया आपको एनायन। तो केटायन कौन होगा, तो निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या कहलाते हैं, केटायन। और जो एनायन होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज आयन, निगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। तो कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो सबसे बड़ी बात है जितने मेटल होंगे वो क्या होंगे, केटायन, और जितने नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, एनायन होंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने बात की बेटा NaCl, NaCl तो सबको पता है, NaCl क्या होता है, नमक होता है जिसे हम खाते हैं, साल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड के बीच बॉन्ड कैसे बनता है, तो Na+ Na एक इलेक्ट्रॉन को देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो यहाँ पे वही बात, रिच और पुअर, इनफैक्ट जो मैंने बताया कि एक रिच आदमी है, एक पुअर आदमी है, तो ये इस तरह से बात हो गई। अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ पे देखिए, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। उससे पहले 8 इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या है, स्टेबल है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेगा कि हम डोनेट कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिच पर्सन हो गया। अब क्लोरीन की अगर बात करी जाए तो क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 70। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 और 3p5। देखिए आप, 2 2 2 4 6 4 10 2 12 12 + 5 17। अब यहाँ पे क्या है, 5 + 2 कितने हो गए, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रही है, ये सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके Na+ बना रहा है, प्लस E- दे दिया। अब ये जो एक E- दिया उसने क्या किया, क्लोरीन ने क्या किया, इस E- को लेकर के Cl- बना लिया। अब देखिए दोनों के पास चार्ज डेवलप हुआ, Na के पास पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास में निगेटिव चार्ज। तो Na क्या हो गया, केटायन हो गया, और Cl क्या हो गया, एनायन हो गया। और अब जब केटायन और एनायन बन गया तो आपको क्या पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसने कंपाउंड बना लिया। लेकिन हमें बात तो यहाँ करनी ही नहीं, हमें बात करनी है आयनिक रेडियस की। तो अब जब ये Na+ बन गया और Cl- बन गया, अब इसकी क्या होगी, एटॉमिक रेडियस। इसे हम क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस। जब हमारा एलिमेंट आयन के फॉर्म में है और उसके रेडियस को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने कहा कि Na से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 11 से क्या हो गया, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या हो गया, जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो उसके पास कितने बचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 बचे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बचे, 10 बचे। तो अब यहाँ पे देखिए कि Na के पास जब 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो अगर हम इस एटम को बनाए इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन कितने होंगे, पूरे 11 है तो 11 ही रहेंगे। प्रोटॉन तो निकलता नहीं है, निकलता सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों आदमी ने क्या किया, रस्सी, दो आदमी के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो आदमी है, दोनों ने रस्सी को एक दूसरे से खींचना शुरू किया, तो यहाँ पे प्रोटॉन का तो नंबर ज़्यादा है तो प्रोटॉन की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि केटायन का जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगा। रेडियस तो वही बात होगी कि रेडियस कहेंगे किसको, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बीच के रेडियस को कहेंगे आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस। अगर एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस, आयन की बात करेंगे तो आयनिक रेडियस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अब बात आती है कि जो केटायन होते हैं उनकी केटायन का साइज स्मॉल और एनायन का साइज बिग, ऐसे कैसे हो जाता है। तो उसी को जानने के लिए हम लोग ये जानेंगे बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जिस तरह हमने देखा कि केटायन में क्या हो रहा है, प्रोटॉन क्या हो रहा है, 11 हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक निकल गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 10, तो प्रोटॉन की स्ट्रेंथ बड़ी हो गई। तो प्रोटॉन की स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अपने टुवार्ड्स खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी तरफ खिंचाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स वाई केटायन क्या होता है, स्मॉल होता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, अगर
हम बात करें एनायन की, तो फिर से बात कर लेते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन के पास अगर अभी पता था कि क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के पास अभी तक क्या था, प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन को उसने ले लिया, प्रोटॉन तो लिया नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया। तो अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9। Cl- के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 18, और प्रोटॉन कितने हैं, 17। अब बताइए टग ऑफ वार में क्या होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी रस्सी से वो पुल कर लेगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है कि स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो क्या करेगा अपने आप को, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन इनवर्ड खींचता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आउटवर्ड खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन तो आउटवर्ड खींचेगा ना, तो आउटवर्ड खींचेगा तो क्या होगा, उसकी जो साइज हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए केटायन के साइज हमेशा स्मॉल और एनायन का साइज क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। एनायन बिग होता है और केटायन साइज स्मॉल होता है। रीजन समझ गए, रीजन यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का साइज पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा बेटा आयनिक रेडियस की बात, और हमने अभी एटॉमिक रेडियस भी देख लिया, आयनिक रेडियस भी देख लिया। तो इस तरह से मुझे लगता है अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, ये समझ में आया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, और आप लोगों को क्या चाहिए जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक को मैं लेके आऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। बाय बाय।